स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोर्स में। मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं जेएनएम थर्ड ईयर वालों के लिए मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों, जैसे पिछले वीडियो से ही हम लोग मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी से कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो कि आगामी जो परीक्षा आने वाली है उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, और अभी जो क्वेश्चन चल रहा है, जो क्वेश्चंस का सीरीज चल रहा है, उसमें हम लोग फुल डिस्क्राइब करके और उसके आंसर्स को देख रहे हैं। चलिए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है स्तन ग्रंथियां यानी ब्रेस्ट मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है, जो स्तन में ग्रंथियां पाई जाती हैं उसी को आज डिफाइन भी करना है, साथ ही इसका आज हम लोग पूर्ण विश्लेषण भी करने वाले हैं। स्त्रियों में मासिक धर्म जो होता है वह प्रारंभ होने की अवस्था 12 से 16 साल मानी जाती है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था। साथ ही संपूर्ण विकसित होने की युवती की आयु 18 वर्ष आंकी जाती है। जो एडल्ट होने में युवती का आयु जो है मेंस्ट्रुएशन का वो 18 साल होता है। अतः यौनारंभ होने से ही युवती के दोनों स्तनों में उभार प्रारंभ होने लगता है तथा 18 वर्ष की आयु तक ये दोनों स्तन पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। स्त्रियों में 2 स्तन पाए जाते हैं जो 18 साल तक जाते जाते और पूर्ण विकसित होने लगते हैं, और इसमें उभार जो है वह 12 साल की आयु से स्टार्ट होना शुरू होता है। जब मेंस्ट्रुअल स्टार्ट होता है उसी समय स्त्रियों के स्तन भी विकसित होना शुरू होते हैं, जो कि 18 साल की आयु में जाके पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। अब जो है वो है संरचना। ठीक है, जो स्त्रियों की स्तन होते हैं उसके स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे। तो ये जो होता है वो स्टर्नम के दाएं और बाएं साइड में स्थित होता है। साथ ही ये दूसरी पसली से लेकर छठी पसली तक फैले होते हैं। ये पेक्टोरल पेशियों के ऊपर गोल आकृति की तरह होती है। ये ग्रंथि या प्रजनन संस्थान की सहायक अंग मानी जाती हैं, यानी ये ग्रंथि जो होती है वो प्रजनन में सहायक अंग मानी जाती हैं या प्रजनन तंत्र में एक सहायक अंग होती है, क्योंकि ये दुग्ध का निर्माण करती हैं तथा स्राव करती हैं, जिससे शिशु को पोषण प्राप्त होता है। जो स्तन ग्रंथियां हैं उसी के द्वारा दूध का स्रावन भी होता है, जिससे शिशु जो होता है वो अपना पोषण प्राप्त करता है। स्त्री की यौनारंभ के समय एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के प्रभाव से मासिक धर्म के दिनों में स्तनों का आकार बढ़ता है, परंतु गर्भावस्था के समय में स्तनों का आकार और बढ़कर पूर्ण हो जाता है। जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता है तो स्तन के जो आकार होते हैं वो बढ़ते हैं, लेकिन ये अपने पूर्ण रूप से तभी आते हैं जब गर्भावस्था के समय होता है तब। ठीक है, यानी गर्भावस्था के समय स्तन का जो आकृति होता है या आकार होता है वह पूर्ण रूप में आता है या बढ़ा हुआ महसूस होता है। तो हम लोग देखेंगे कि जो स्तन की ग्रंथियां हैं वो कौन कौन से ऊतकों द्वारा बनती है। तो जो स्तन की ग्रंथियां है वो 3 ऊतकों द्वारा मिलकर बनती है। ठीक है, पहला है ग्लैंडुलर टिश्यू द्वारा, दूसरा फाइब्रस टिश्यू और तीसरा जो होता है फैटी टिश्यू द्वारा। जो स्तन ग्रंथियां है वो 3 प्रकार के ऊतकों से मिलकर बनती है। पहला है ग्लैंडुलर, दूसरा फाइब्रस और तीसरा फैटी। ठीक है, प्रत्येक स्तनीय ग्रंथि में जो ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं वो लगभग 20 खंड होते हैं, यानी ग्लैंडुलर टिश्यू के 20 खंड या 20 भाग पाए जाते हैं। प्रत्येक खंड में कई खंडक भी होते हैं, यानी प्रत्येक जो खंड होता है उसमें अलग अलग खंड भी पाए जाते हैं, जिसमें वायु कोष्ठकों के गुच्छे बने होते हैं जो छोटी छोटी वाहिकाओं में खुलते हैं, जिनके जुड़ने से बड़े उत्सर्गी वाहिनियां बनती है। ये छोटे छोटे वाहिनियों में खुले होते हैं और जब ये जुड़ते हैं तो बड़ी उत्सर्गी वाहिनियां बनाते हैं, जिन्हें दुग्ध स्रावी वाहिनियों के नाम से जानते हैं। जो ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं वो लगभग 20 खंड में होते हैं और उनके अलग अलग कई पार्ट होते हैं, और ये जब आपस में जुड़ते हैं तब दुग्ध स्रावी वाहिनियों का निर्माण करते हैं। सभी दुग्ध स्रावी वाहिनियां चुचुक में पहुंचती हैं और उसकी सतह पर खुलती हैं। सभी जो दुग्ध स्रावी वाहिनियां होती हैं जो मिल के बनती होती हैं खंडक द्वारा, वे अंतिम में चुचुक यानी निपल में पहुंचते हैं और वहीं पे खुलते हैं। चुचुक की सतह पर खुलने से पूर्व ये वाहिनियां विस्फारित हो जाती हैं, यानी बढ़ जाती हैं। इनका ये विस्फारण दूध का भंडारण बन जाता है। ठीक है, यानी ये अलग अलग तरीके से दूध का भंडारण करती हैं। तंतु ऊतक, जिसे फाइबर टिश्यू बोलते हैं, वो ग्रंथिल ऊतक वाहिनियों को रोक कर रखता है। जो फाइबरस टिश्यू होता है वो जो ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं उनको रोक के रखता है, और जो फैटी ऊतक होते हैं वो स्तन ग्रंथि की सतह की आच्छादित करके रखते हैं, यानी ढक के रखते हैं तथा खंडकों के बीच में पाए जाते हैं। जो ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं उसके बीच में फैटी टिश्यू पाया जाता है और ये जो स्तन की ग्रंथि है उसको ढक के रखता है।
अब स्तन ग्रंथि के कार्य क्या क्या हैं? तो स्तन ग्रंथि का मेन कार्य जो है वो पोषण को देना होता है बच्चों में, शिशु में पोषण को देना होता है, यानी दूध का निर्माण करना और बच्चों को पोषण या दूध का देना होता है। इसमें प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वो दूध के स्राव में मददगार होता है, और जो बच्चों के द्वारा स्तन के चूसने से चूचक के उद्दीपित होने की अनुक्रिया में जो पिछला पिट्यूटरी ग्रंथि होता है उसके द्वारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्तन से दूध की मुक्ति करता है। यानी प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो दूध के उत्पादन में सहायक होता है, और ऑक्सीटोसिन जो है उसके स्राव में या स्तन से चूचक द्वारा बच्चों के मुख में स्राव करने में मददगार होता है। अगला है स्त्री का पेल्विस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्त्री का पेल्विस। अभी हम लोगों ने स्तन ग्रंथियों को देखा था, अभी है स्त्री का पेल्विस, जो कि एक बहुत ज़्यादा जरूरी अंग होता है स्त्री के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, ठीक है, या सिस्टम में। ये जो होता है वो रीढ़ की हड्डी के सामने की और अस्थियों से निर्मित तसला की आकृति के समान एक रचना होती है। ठीक है, ये एक हड्डियों का मध्य में रीढ़ की हड्डी के सामने और अस्थियों से निर्मित तसला की आकृति की एक रचना होती है जो धड़ से टांगों को जोड़ती है। जो पेल्विक होता है वो सामान्यतः जो होता है वो धड़ से और टांग को जोड़ने का कार्य करता है। ये एक तसला जैसी रचना होती है। मिडवाइफरी में स्त्री की श्रोणी का अधिक महत्व रहता है। स्त्री का जो श्रोणी होता है वो पुरुषों की श्रोणी से बिल्कुल अलग होता है या थोड़ा अलग होता है, और जो स्त्री का श्रोणी होता है वो पुरुषों की श्रोणी में चौड़ा भी होता है। स्त्री में जो जननांग होते हैं उसके ऊपर जो पेल्विस का आकृति होता है वो घुमावदार, गोल तथा कम गहरा और अधिक चौड़ा होता है। जो स्त्री का श्रेणी होता है या पेल्विस होता है वो घुमावदार होता है, गोल होता है, कम गहरा और साथ में अधिक चौड़ा होता है। इसमें सब प्यूबिक जो होता है वो 90 डिग्री का रहता है, यानी जो इसका सब प्यूबिक का एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। इसकी जो सियाटिक खांचे होती है वो ज़्यादा चौड़ी होती है पुरुषों की अपेक्षा। गर्भावस्था के समय गर्भाशय में शिशु रहता है जो गर्भावस्था के समय पूर्ण होने पर आउटलेट से बाहर निकलता है, यानी इसी रास्ते से, पेल्विक के रास्ते से ही बाहर निकलता है। अब आते हैं जो बोन होते हैं पेल्विक में वो कौन कौन से होते हैं, या जो पेल्विक होता है वो कौन कौन से बोन से मिलकर बना होता है। तो ये 3 प्रकार के बोन से मिलकर बनता होता है, जिसमें होता है हिप बोन जो 2 होते हैं, इसे इन्यूमिनेटिक बोर्ड भी बोलते हैं, जो 2 संख्या में होता है। दूसरा होता है सैक्रम जो 1 होता है, और तीसरा जो होता है वो कोकिक्स होता है, ये भी 1 होता है। ठीक है, यानी 2 बोन हिप बोन या इनोमिनेटेड बोन होते हैं, एक सैक्रम का और एक कोकिक्स का होता है। ठीक है, इसमें 4 बोन टोटल पाए जाते हैं पेल्विक में, 2 इनोमिनेटेड या हिप बोन और एक जो होता है सैक्रम का और एक होता है कोकिक्स का। अब हम लोग देखेंगे जो 2 इनोमिनेटेड बोन होते हैं उसको। ठीक है, तो ये अस्थियां दाईं तथा बाईं दोनों ओर स्थित होती हैं। जो स्त्री का जो पेल्विक्स का दोनों किनारा है यानी दाहिने और बाएं साइड, ये दोनों साइड में स्थित होते हैं। और प्रत्येक जो इनोमिनेट बोन होते हैं उसके 3 भाग होते हैं। पहला जो भाग होता है इलियम, दूसरा इस्चियम और तीसरा होता है प्यूबिक अस्थि। ठीक है, जो पहला भाग होता है वो इलियम होता है, दूसरा इस्चियम होता है और तीसरा होता है प्यूबिक अस्थि। ये जो अस्थियां हैं यानी इलियम, इस्चियम और प्यूबिक, ये आयु जैसे जैसे बढ़ता है तब ये आपस में जुड़कर और एक हो जाती हैं, जिसे हम लोग इनोमिनेट बोन के नाम से जानते हैं। अब देखेंगे हम लोग जो 3 बोन पाए जाते हैं इनोमिनेट बोन में उसको। ठीक है, तो जो इलियम होता है वो हिप बोन का सबसे ऊपरी और चौड़ा भाग होता है, जिसके पीछे तल से नितंब की मांसपेशियां संलग्न होती है। ठीक है, इलियम के इस भाग के किनारे को हम लोग इलियक क्रेस्ट के नाम से जानते हैं। जो उभरा हुआ होता है और सबसे ऊपरी तथा चौड़ा भाग होता है उसे हम लोग इलियक क्रेस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, साथ ही इसके ऊपरी किनारे के सामने हड्डी एक उभार रहता है जिसको हम लोग एंटीरियर सुपेरियर इलियक स्पाइन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो इलियक क्रेस्ट के ऊपर एक हड्डी होता है जिसमें उभार होता है उसे हम लोग एंटीरियर सुपेरियर इलियक या स्पाइन के नाम से जानते हैं। श्रोणी शिखर यानी सबसे जो ऊपर होता है उसमें 2 उभार होते हैं। जो सामने वाला या ऊपरी उभार जो होता है उसे हम लोग पोस्टीरियर सुपेरियर इलियक स्पाइन बोलते हैं, और नीचे वाले उभार को हम लोग पोस्टीरियर इंफेरियर इलियक स्पाइन बोलते हैं। ऊपर वाले उभार को हम लोग पोस्टीरियर सुपेरियर इलियक स्पाइन और नीचे वाले उभार को हम लोग पोस्टीरियर इंफेरियर इलियक स्पाइन के नाम से जानते हैं। पेल्विस जो है वो लिगामेंट और इलियक स्पाइन से जुड़े होते हैं। ठीक है, अगला है इस्चियम बोन। ठीक है, अगला है इस्चियम या अस्नास्थि जिसको बोलते हैं। यह उनका पिछला निचला मोटा तथा मजबूत भाग होता है। जो इस्चियम होता है वो सबसे नीचे वाला, साथ में पीछे वाला और मोटा तथा मजबूत भाग होता है। इसमें एक उभार होता है जिसे हम लोग इस्चियल टिबरोसिट के नाम से जानते हैं। ठीक है,
जो इस्चियम में उभार होता है उसे हम लोग इस्चियल ट्यूबरोसिटी बोलते हैं। ठीक है, बैठने के समय शरीर का समस्त भार इसी पर होता है। जो इस्चियम होता है उसी पर जब हम लोग बैठते हैं तो सबसे ज़्यादा भार इसी पे होता है, या पूरा भार इसी पे होता है। इसमें भी इलियक बोन की भांति उभार होते हैं जिनके पीछे की ओर ऊपर मुड़ी हुई एक कांटेदार नुकीली रचना होती है जिसको हम लोग इस्चियल स्पाइन के नाम से जानते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने इलियक बोन के बारे में देखा जिसमें उभार होता है, ठीक है, तो इसी की तरह इस्चियम में भी एक उभार होता है जो कांटेदार नुकीली रचना होती है जिसे हम लोग इस्चियल स्पाइन के नाम से जानते हैं। प्रसव के समय शिशु का सिर इन्हीं स्पाइन के स्तर पर स्थित होता है जिसको हम लोग जीरो स्टेशन के नाम से जानते हैं। जो इस्चियल स्पाइन होता है उसी पे शिशु का सिर प्रसव के समय टिका होता है जिसे हम लोग जीरो स्टेशन बोलते हैं। अगला है प्यूबिक बोन, ठीक है, जिसे इनोमेटेड बोन के सामने वाला जो गोल भाग होता है उसी को बोलते हैं। ये दूसरी तरफ के गोल भाग से मिलकर जो इनोमिनेट बोन होते हैं उसके आगे वाला हिस्सा बनाता है। इस भाग को हम लोग प्यूबिक बोन बोलते हैं। ठीक है, जो प्यूबिक बोन होता है वो श्रेणी का आगे वाला हिस्सा होता है और ये जो होता है वो इनोमिनेट बोन के साथ मिलकर और श्रेणी के आगे वाला हिस्सा को बनाता है। इस हस्ती में एक वर्गाकार काय तथा दो उभार होते हैं जिनको क्रमशः सुपेरियर रेमस और इन्फेरियर रेमस के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें जो होता है वो दो उभार पाए जाते हैं जिसका पहला है सुपेरियर रेमस और दूसरा जो होता है वो इन्फेरियर रेमस होता है। आगे वाला सुपेरियर और पीछे वाला इन्फेरियर होता है। ये दोनों और सामने की तरफ आपस में मिलकर सिम्फेसिस प्यूबिस की रचना करते हैं। जो सुपेरियर रेमस होते हैं और इन्फेरियर रेमस वो दोनों आपस में मिलकर और सिम्फेसाइसिस प्यूबिस का रचना करते हैं। आगे है प्रत्येक हिप बोन में एक कप के समय रचनाएं होती है जिसे हम लोग एसिटाबुलम कैविटी के नाम से जानते हैं। हिप बोन में एक कप के समय रचनाएं होती है जिसे हम लोग एस्टाबुलम के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी कैविटी में जांघ की फीमर अस्थि का सिर फिट बैठता है। जो स्टेबुलम कैविटी होता है उसी में फीमर जो बोन है वो उसका सर जो होता है वो फिट बैठता है या उसी में जुड़ता है। अगला जो है सैक्रम, ठीक है, जो सैक्रम होता है वो दोनों इलियक के बीच कशेरुक दंड के निचले 5 कशेरुक जो भटीबरा होते हैं उसी में आपस में जुड़कर एक त्रिकोणाकार यानी त्रिकोण जो रचना होती है उसको बनाता है। सैक्रम का पहला सैक्रम जो कशेरुका होती है वो आगे की ओर झुका हुआ तथा उभरा हुआ रहता है जिसे हम लोग सैक्रल प्रोमोन्टोरी के नाम से जानते हैं। जो सैक्रम का अगला भाग होता है जो उभरा हुआ रहता है और साथ में झुका हुआ उसे हम लोग सैक्रल प्रोमोन्टोरी के नाम से जानते हैं। जो पिछला भाग होता है वो सपाट रहता है और अंदर से पीछे की तरफ निकली रहती है। इसकी पिछली सतह खुरदुरी रहती है जिस पर मांसपेशियां संलग्न होती है। सैक्रम में 4 छिद्र होते हैं। सैक्रम में 4 छिद्र होते हैं जिसमें स्पाइनल कॉर्ड की पूंछ कैंडिक्यूना से आने वाली तंत्रिकाएं निकलती हैं। जो सैक्रम में 4 छिद्र होते हैं उसमें स्पाइनल कॉर्ड से जो पूंछ आता है जिसे हम लोग कैंडिक्यूना बोलते हैं उसकी तंत्रिकाएं मिलती हैं। अगला है कॉकिक्स बोन, ठीक है, कॉकिक्स बोन सबसे निचला भाग होता है जो त्रिकोणाकार रचना होता है। जो 5 या 4 अल्प विकसित कशिकाओं के संयोजन से निर्मित अस्थि होती है। ठीक है, जो कॉकिक्स होता है वो 4 से 5 कशिकाओं से निर्मित एक बोन होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है पेल्विस के प्रकार यानी टाइप ऑफ पेल्विक। ठीक है, तो पेल्विक जो होता है वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला गैनकोइड पेल्विक, दूसरा एंड्रॉयड पेल्विक और तीसरा है एंथ्रोपॉइड पेल्विक और चौथा है प्लेटिपेलोइड पेल्विक। ठीक है, ये 4 प्रकार के पेल्विक होते हैं। पहला गैनकोइड, दूसरा एंड्रॉयड, तीसरा एंथ्रोपॉइड और चौथा है प्लेटिपेलोइड। ठीक है, ये 4 प्रकार के पेल्विक होते हैं। पहला है गैनकोइड, ठीक है, ये असली श्रेणी मानी जाती है या असली जो होता है फीमेल में पेल्विक माना जाता है। इस प्रकार के श्रोणी का ब्रीम जो होता है वो गोल और पर्याप्त स्थान को घेरने वाला होता है। इसकी जो रचना होती है वो गोल होती है और पर्याप्त स्थान को घेरती है। साथ ही ये साइड की दीवारें सीधी रहती हैं। जो कैविटी होती है वो सैलो यानी छिछला होता है और कम गहरा होता है। श्रेणी का अगला भाग पर्याप्त चौड़ा तथा सैक्रम जो होता है वो टेढ़ा और मुड़ा हुआ रहता है। इसमें जो इस्चियल स्पाइन है जो कि हम लोग ऊपर पढ़े थे वो उभरा हुआ नहीं रहता है। ठीक है, जो गैनकोइड पेल्विक होता है वो इस सामान्य स्त्री का असली श्रेणी माना जाता है या पेल्विक माना जाता है। इसमें जो ब्रीम होता है वो गोल तथा पर्याप्त स्थान को घेरने वाला होता है। जो इसका एस्केनियाटिक नोच होता है वो चौड़ा होता है और 90 डिग्री का कोण बनाने वाली अर्च का निर्माण करता है। ठीक है, यानी जो इसका धनुष जैसा रचना होता है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है और ये काफ़ी चौड़ा होता है साइकियाटिक नोच। ठीक है, इसका जो साइकियाटिक नोच होता है वो काफ़ी चौड़ा और 90 डिग्री का कोण बनाने वाला अर्च का निर्माण करता है।
अगला है एंड्रॉयड पेल्विक, ठीक है, अगला है एंड्रॉयड पेल्विक। तो इस प्रकार के जो पेल्विक होते हैं वो पुरुषों में सामान्य रूप से पाए जाते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको पुरुष श्रोणि भी बोलते हैं। इस श्रोणि के किनारे यानी ब्रिम जो होते हैं वो हृदय के आकार के होते हैं। इसका अगला भाग तंग रहता है यानी संकीर्ण रहता है। इसका पश्च की भित्तियाँ सीधी नहीं होती है बल्कि अभिसरित यानी कन्वर्ज रहती है, जिससे श्रोणि फनाल के समय संकरी होती है, वह गहरी गुहा होती है। पीबी का अर्थ का कोण जो होता है वो 90 डिग्री से कम होता है। जैसे हम लोग गैनक्वाइड देखें वो 90 डिग्री होता है, लेकिन इसमें जो होता है वो 90 डिग्री से कम होता है। ये सामान्य तौर पे पुरुषों में पाई जाने वाली पेल्विक होती है, या ये पुरुषों में पाई जाने वाली एक पेल्विक होती है जिसे हम लोग पुरुष श्रोणि के भी नाम से जानते हैं। ऐसी जो श्रोणि होती है वो कम लंबी तथा मोटी स्त्रियों में पाई जाती है। अगला है पैलिटी पेल्वाइड पेल्विक, ठीक है, पैलिटी पेल्वाइड पेल्विस। यह जो श्रोणि होता है वो सपाट तथा चपटी रहती है, जिसमें ब्रिन यानी किनारा जो होता है वो किडनी की आकृति जैसा रहता है। इसकी पिछली जो दीवारें होती हैं वो अपसरित बाहर की ओर मुड़ी होती हैं, यानी जो प्रसारित नहीं होता है और बाहर की ओर मुड़ा हुआ होता है। सैक्रम चपटा व लंबा रहता है। श्रोणि कम गहरी होती है। इसका जो स्चियल स्पाइनस है वो ब्लंट रहता है। इस प्रकार की श्रेणी बहुत कम स्त्रियों में पाई जाती है और जिनमें भी पाया जाता है वो खासकर प्रेगनेंसी के समय बहुत ज़्यादा कष्टदायक होती है, डिलीवरी के टाइम, ठीक है। अगला है एंथ्रोपॉइड पेल्विक, ठीक है। जो इस प्रकार की श्रोणि होती है या पेल्विक होती है वो लंबे अंडाकार ब्रिम रचना होती है, यानी जो इसका किनारा होता है वो लंबा और अंडाकार होता है। साथ ही इसमें इंटीरियर और पोस्टीरियर जो व्यास होता है वो ट्रांसवर्स व्यास के से अधिक लंबे होते हैं। जो इसका इंटीरियर और पोस्टीरियर व्यास है वो ट्रांसवर्स व्यास से भी अधिक लंबा होता है। इस प्रकार की श्रोणि यानी पेल्विस में सिकियाटिक नोज जो होता है वो काफ़ी चौड़ा तथा सैक्रम जो होता है वो बहुत लंबा रहता है। इस प्रकार की श्रोणि लंबे कद तथा संकरे कंधों वाली स्त्रियों में पाए जाते हैं। ऐसी श्रोणि से प्रसव के समय परेशानियां उत्पन्न होती है। तो एंथ्रोपॉइड पेल्विक होता है वो काफ़ी ज़्यादा लंबे और संकरे कंधों वाली महिलाओं में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो होता है वो डिलीवरी के समय काफ़ी ज़्यादा दुखदायी होता है, ठीक है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, जिस पे आप टाइप करके पीडीएफ को देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।